हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। और आज हम सामाजिक अध्ययन जो क्लास 10th का विषय है उसमें हम ज्योग्राफी का जो भाग है उसको देखेंगे। और ज्योग्राफी के भाग में जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर को आज हम देखना स्टार्ट करते हैं। और संसाधन एवं विकास चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे पहला ही आया हुआ है इसके हेडिंग में ही, वो है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारा चैप्टर यहीं से शुरू होगा। तो आइए देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, यानी वो सभी वस्तुएं जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करते हैं और जो हमारे पर्यावरण में हमें उपलब्ध है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी भी उपलब्ध है। देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में बड़े ही शुद्ध रूप में मिलते हैं। जैसे हम सोना ले लेते हैं, ठीक है। अब सोने का प्रयोग जिस तरह से वो पर्यावरण में मिलेगा उस तरीके से तो हम उसका उपयोग कर नहीं लेंगे। उसको हम जो है जेवर के रूप में, गहनों के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे और उसको परिवर्तित करने के लिए हमको तकनीक की जरूरत पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए तकनीक भी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है एक संसाधन कहलाता है। यहां पर क्या होता है कि आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य का मतलब होता है संभावना, ठीक है, यानी जिसकी संभावना आर्थिक रूप से बेहतर हो, यानी आर्थिक परिणाम उसके हमारे लिए अच्छे आएंगे। जैसे अगर मैंने सोने का एग्जांपल लिया या सोने के अलावा अन्य धातुओं का भी एग्जांपल ले लेता हूं, तो हम क्या करते हैं, उन धातुओं को पहले पर्यावरण से उनके शुद्ध रूप में एकत्र करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम तकनीकी के माध्यम से परिष्कृत करेंगे और अपने उपयोग लायक बनाएंगे और फिर उसका आर्थिक लाभ भी हमको मिलेगा। जैसे सुनार की दुकान पर आप जाते हैं सोना खरीदने के लिए, तो उसको उसका आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो इस तरीके से वो आर्थिक संभाव्य भी हो जाता है और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी, यानी हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में जिन संसाधनों का प्रयोग करने की हमको अनुमति मिली हुई है। तो इस तरह से ये हो गया संसाधन। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। तो इसके जब हमने डेफिनेशन या परिभाषा या अर्थ इसका जब समझ लिया, तो हम देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण किस तरीके से संसाधनों को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो आइए अब संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में भी हम जान लेते हैं कि संसाधनों को किस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग भागों में। तो सबसे पहला जो भाग आता है, सबसे पहला जो इसका वर्गीकरण में पहला स्टेज जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम संसाधनों को देखते हैं तो ये दो तरह के संसाधन हमारे सामने आते हैं। पहला आता है जैव संसाधन, दूसरा आता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जैव मतलब जीव, ठीक है। जीव का मतलब ऐसे प्राणी जिनमें जीवन हो। तो जीव मंडल से प्राप्त जिनमें जीवन व्याप्त है, यानी जीव मंडल में जितने भी संसाधन हैं जो कि जीवित हों, जिनमें जीवन व्याप्त हो, जो जीवित हों, सजीव हों, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, मानव संसाधन, वनस्पति संसाधन और पशुधन या पशु संसाधन, ये सभी क्या है हमारे लिए जैव संसाधन है। उसी तरीके से अजैव संसाधन आ जाते हैं। अजैव संसाधन में क्या होता है कि जैसे जैव संसाधन में जो जीव मंडल से प्राप्त हैं, जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, अजैव संसाधन में जो निर्जीव हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं से जितने भी संसाधन हमको प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव संसाधन, जैसे अयस्क धातुएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर दो हिस्सों में जो हमने जैव संसाधन, अजैव संसाधन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है कि जो समाप्त हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो समाप्त होंगे तो फिर दोबारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो समाप्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही इनको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। समाप्यता के आधार पर भी दो हिस्से हैं, पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब जिसको नया किया जा सके,
नवीकरणीय का मतलब जिसको नया किया जा सके। तो जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमने प्रयोग किया उन संसाधनों को और फिर उसके बाद वो समाप्त हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको फिर से दोबारा जो है रीजनरेट कर लिया, फिर से बना लिया और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसमें आता है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल है, वायु है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, इसको हम दोबारा बना सकते हैं। विद्युत है, उसको हम फिर से एक बार प्रयोग करते हैं फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनका एक बार अगर हम प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद वो दोबारा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनमें जो आता है वो है पेट्रोलियम, कोयला। ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि पेट्रोलियम और कोयला जैसे जो संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, वो संसाधन करोड़ों वर्षों में कहीं जाकर के उच्च दाब और ताप पर, अधिकतम ताप और उच्च दाब पर वो जाकर के कन्वर्ट होते हैं। ये जो पेट्रोलियम, कोयला वगैरह है, ये एक तरह का जीवाश्म ईंधन भी होता है जो जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने के कारण, जैसे वो मनुष्य भी हो सकते हैं और वो जानवर भी हो सकते हैं, वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ये क्या होता है कि मिट्टी के नीचे दबते ही चले जाते हैं और हजारों करोड़ों वर्षों बाद जो है बहुत अधिक दाब सहने और तापमान सहने के बाद ये पेट्रोलियम और कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ऐसा हमारी पृथ्वी के नीचे पहले से हो चुका है। उन्हीं संसाधनों का हम आज भी प्रयोग करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, और ये जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब हो गया कि जिस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार कितने तरह के होंगे, एक तो व्यक्तिगत संसाधन, भाई कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिनमें निजी व्यक्तियों का, जिन पर स्वामित्व होगा, निजी व्यक्तियों का जो है अधिकार होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा जो घर है, मेरे पिताजी का जो घर है, उस घर पर मेरे पिताजी का स्वामित्व है, उनके अधिकार क्षेत्र में है वो। तो ऐसे हम जो है घर हो गया, भूखंड हो गया, मतलब जमीन का एक कोई टुकड़ा हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई कंपनी हो गई, ऐसी सारी चीजें क्या होंगी कि इनका जो स्वामित्व होगा वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होगा। वो व्यक्ति निजी व्यक्ति होंगे, इसीलिए उनको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आ जाता है सामुदायिक संसाधन। अब देखिए हमारे समाज में या समुदाय में कई लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के उस पूरे समाज या समुदाय का अधिकार हो जाता है। जैसे आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समुदाय के बीच में रह रहे हैं, वहां कोई ना कोई खेल का मैदान होगा, कोई ना कोई पार्क होगा, ठीक है। तो ऐसी जगहें जो होती हैं वो सभी के लिए होते हैं, सभी लोग जाकर के उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए एक राष्ट्र का मतलब देश, देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सब पर, वो चाहे सामुदायिक संसाधन हो चाहे व्यक्तिगत संसाधन हो, उन सब पर किसका अधिकार है, देश का अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे कोई मेरा भूखंड है, कोई खेत की जमीन है और सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, तो सरकार क्या करेगी, उसको अधिग्रहित कर लेगी, उस जमीन को अपने अधिकार में ले सकती है। क्यों ले सकती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संपत्ति भी है, वो राष्ट्रीय संसाधन भी है, ठीक है। तो एक देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर जो संसाधन उपलब्ध है वो तो हो गए राष्ट्रीय संसाधन, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसके लिए सीमा क्षेत्र बना दी गई है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि भारत की सीमा जो स्थल सीमा है, ठीक है, जो जमीनी सीमा है। अब भारत की सीमा, अब जैसे उत्तर प्रदेश के बगल में ही आपको नेपाल मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश से बिहार तक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तक पूरा टच करता हुआ नेपाल का भी बॉर्डर है। तो नेपाल जो हमारी सीमा जहां पर खत्म हो रही है उसके उस पार जो भी संसाधन होगा वो नेपाल का होगा, इस पार जो भी संसाधन होगा वो हमारा होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब हो गया जिस पर पूरे विश्व का अधिकार हो। अब ऐसे संसाधन क्या होते हैं, भारत आपको मालूम है कि वो चारों तरफ, एक तरफ से ये तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब जब समुद्र से घिरा हुआ है तीन ओर से, तो इधर हम देखेंगे इसकी तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक तो भारत का ही जो है उस पर अधिकार है। महासागर में जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उस पर अधिकार होगा भारत का, ठीक है। लेकिन 200 किलोमीटर की रेंज से बाहर जब हम चले जाएंगे तो वहां पर जो महासागरीय संसाधन जितना भी उपलब्ध होगा उन सब पर किसका अधिकार होगा, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आ जाते हैं और उस पर पूरे विश्व का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होगा कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे, 200 किलोमीटर की दूरी से बाहर के जितने भी संसाधन होंगे महासागरीय संसाधन, उन पर अंतरराष्ट्रीय
अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं तो उस पर सभी पूरे विश्व का अधिकार हो जाता है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। अब चौथा जो आता है वो आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम देखते हैं कि जो पहला है वो है संभावी संसाधन। ठीक है, संभावी संसाधन क्या होता है? जो मौजूद है परंतु उपयोग में नहीं लाए गए, यानी ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं, हमारे पास हैं, लेकिन अभी तक उनको हम प्रयोग नहीं कर पाए हैं। जैसे देखिए राजस्थान एवं गुजरात में पवन एवं सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। ये मैंने उदाहरण लिखा है कि अगर हम राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में देखें तो वहां पर जिस तरह की हवाएं चलती हैं और जिस तरह से जो है मरुभूमि है या जिस तरह से सूरज की रोशनी वहां पर पड़ती है, तो वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हम बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास संभावना है। परंतु अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संभावी संसाधन। यानी जो उपयोग हैं हमारे पास हैं, मौजूद हैं, लेकिन अभी उपयोग में नहीं लाए गए हैं। तो देखिए जो अगला संसाधन आता है वो आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका जो उपलब्ध भी है, मौजूद भी है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, किस गुणवत्ता की वस्तु हमको किस तरह से उपयोग में लानी है और उसकी कितनी मात्रा का निर्धारण, कितनी मात्रा हमको उपयोग में लानी है, इसका निर्धारण भी किया जा चुका है। तो ये हो जाता है विकसित संसाधन, यानी जिसको ऐसा संसाधन जिसको हम तकनीकी के माध्यम से विकसित कर चुके हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग भी किया जा रहा है, वो कहलाएगा विकसित संसाधन। अब तीसरा आ जाता है इसी में भंडार। भंडार का मतलब आपको मालूम है कोई चीज हम इकट्ठा करके रख दें। जैसे आपके घर में स्टोर रूम होगा तो स्टोर रूम में आप ऐसे सामान को रख देते हैं जिनका कभी यूज हो सकता है लेकिन अभी आप इस्तेमाल उसको नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग नहीं किया गया, मतलब हमारे पास मौजूद है लेकिन उसको उपयोग करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, इसलिए वो एक कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। वैसे कूड़े की तरह नहीं पड़ा हुआ है, ये एक उदाहरण के रूप में था कि स्टोर रूम में बहुत सारा ऐसा सामान जो है या कूड़ा ऐसा पड़ा रहता है जिसको हम अभी सुधार नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक खराब पंखा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसका उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उसको बनवा नहीं पा रहे हो। जब आप उसको बनवा लोगे तो फिर उसका उपयोग भी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा उपयोग करना उसका। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये गैसें मौजूद हैं और इनका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनके यौगिकों का प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में कर पाएं। रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो पाने के कारण हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास एक भंडार के रूप में पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग अभी तक हम नहीं किए हैं। लास्ट आ जाता है संचित कोष। ठीक है, अब संचित कोष का मतलब ये हो गया कि तकनीकी तो है हमारे पास लेकिन उपयोग नहीं किया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी भी है, सामान भी है, संसाधन भी है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे संचित कोष। यानी हमारे पास एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 कैश में है और 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 10,000 जो आपके पास कैश है आप पहले उसको खर्च करोगे ना, जो 1 लाख बचा हुआ है उसको जबरदस्ती निकाल करके खर्च तो करोगे नहीं, वो आपका सेव है। ठीक है, तो वो संचित हो गया कि हमारे पास जैसे बांध में जल है मौजूद, वन है, अब इनका जब जरूरत होगी, जब समय आएगा तब इसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं संचित कोष। तो इस तरीके से आपने देखा कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया वो 4 भागों में किया गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। और फिर इसी में ही हमने अलग अलग तरह के कि किसमें कितने तरह के संसाधन हो सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करी। अब इसके बाद हम मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।